वास्तू, आकाश, प्रकाश व दिशा हा विषय घेऊन सौ तेजस्वी भोसले. सर, मॅडमना अनम्यूट करताय का? उमरीकर सर. हो, केला. हा मॅडम, तुम्ही करून घ्या बरं. हो, हा झालं. हरिओम. सर्वात आधी प्राची मॅडमचे धन्यवाद. त्यांनी खूप छान माहिती सांगितली आणि मी माझ्या व्याख्यानाला सुरुवात करते. माझी भाषा जी आहे ती मी हिंदी निवडली आहे, कारण मला असं वाटलं की प्रादेशिक डिफरंट लँग्वेजेस असतील, सो मग हिंदी सगळ्यांना कन्व्हिनियंट होईल. तर मी हिंदी मधून सुरुवात करते. आज के हमारे वार्तालाप में सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगी. मैं तेजस्वी भोसले ठाणे में स्थित हूँ. गत 10 वर्षों से वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, रेकी और स्पिरिचुअल कोच और स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं कार्यरत हूँ. हमारी संस्था कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन, इस द्वारा हम इन सभी शाखाओं में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देते हैं. प्राचीन भारतीय शास्त्र के बारे में अधिक से अधिक जानना ये मेरी रुचि है और हमारी परंपराएं मॉडर्न साइंस की तुलना में अभी भी कितनी मजबूत है और दूरदृष्टीय है, यह शास्त्रीय उदाहरणों का आधार लेकर लोगों तक पहुंचाना, यह मेरा उद्देश्य है. हमारे आज के विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं यह अवश्य बताना चाहूंगी कि मेरे वास्तुशास्त्र के इस प्रवास की शुरुआत माननीय डॉक्टर उमरीकर सर जी के क्लास से हुई थी, जिसके लिए मैं उनकी सदैव आभारी रहूंगी. तथा आज के मान्यवर डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर मराठे सर, उपस्थित डॉक्टर इंगळे सर, मेरे मार्गदर्शक और पिता समान डॉक्टर डीजी सावंत, इन सभी को अभिवादन करके मेरे गुरु डॉक्टर श्री नरेंद्र हरि सहस्त्रबुद्धे, उनको स्मरण करते हुए मैं आपके सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ. आज का हमारा विषय है वास्तु, आकाश, प्रकाश और दिशा. वास्तु इन सब चीजों से कैसे जुड़ा हुआ है, यह हम आज इसमें जानेंगे. वास्तु तंत्रे महातंत्रे शिव शक्ति समोदय, इस सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारी आध्यात्मिक परंपराओं में कोई शिव है तो कोई शक्ति है, मगर शिव और शक्ति दोनों का समान उदय को जोड़कर वास्तुशास्त्र बनता है, इसलिए इसे महातंत्र कहा जाता है. शिव का शक्ति से, ऊर्जा का जड़त्व से और आकाश का पृथ्वी से जो संबंध है वो समान है, उनका स्थान भी समान है. पंचमहाभूतों का सूक्ष्म आविष्कार जब प्रकाश से जुड़ता है और आकाश में फैलता है, तब उस वास्तु में एक परिपूर्ण अनुभव आता है. आकाश और प्रकाश का योग्य समन्वय करके वास्तु के स्पंदनों को सुधारा जाता है, तब वह वास्तु अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पंचमहाभूतों के तत्वों से, इनके परिपूर्ण सम्मेलन से भारित होती है. और जब हम इसके आकार, रंग, बीज, दिशा, इन सभी का योग्य समन्वय साधते हुए वास्तु दोष को दूर करने की जब प्रयत्न करते हैं, तो वास्तु दोष दूर होकर वह वास्तु वास्तविक योग्य जीवन का परिपूर्ण आनंद देने योग्य हो जाती है. योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, संगीत शास्त्र, यह सभी प्राचीन भारतीय शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं. इन सभी का योग्य समन्वय हमारे जीवन को पूर्णत्व प्रदान करता है. योग शास्त्र से मनकल्प होता है, आयुर्वेद से कायाकल्प और वास्तुशास्त्र से भाग्यकल्प होता है. कल्प का अर्थ है घटनाओं का दोष दूर करके उन्हें नैसर्गिक ईश्वरीय घटनाओं के साथ जोड़कर अपने भाग्य में परिवर्तन करना. यह और भाग्यकल्प का अर्थ है प्रारब्ध में लिखी हुई दुखद घटनाओं की तीव्रता को हम कम कर सकते हैं और अपने स्वभावताल की ऊर्जा को बदल के तेजोवलय में लक्षणीय सुधार कर सकते हैं. द स्काई इज फुल ऑफ सटल सीड्स ऑफ इवेंट्स. आकाश घटना सिद्ध है, घटनाओं के सूक्ष्म बीज आकाश में बिखरे हुए हैं. ये सूक्ष्मतर बीज नैसर्गिक ऊर्जा प्रवाह के साथ बहते हैं.
जब किसी भी वास्तु में यह बीज बिना किसी संघर्ष या विरोध के या घर्षण के सहजता से प्रवेश करते हैं, उस वास्तु में भाग्यकल्प होता है, यानी शुभ घटनाओं की श्रृंखला बन जाती है। इसका एक उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज अगर किसी व्यक्ति को कैंसर की बाधा हो गई है, तो 6 महीने पहले हम जब पॉली इंटरफेस फोटोज निकालते हैं, उसमें उसके तेजो वलय में ब्लैक और ब्लू स्पॉट्स दिखाई देते हैं। अगर उसी वक्त उसके जैविक स्पंदनों में और प्राणिक स्तर में सुधार लाया जाए, तो कैंसर की संभावना दूर हो जाती है। इन बीजों को वास्तु में सहजता से प्रवास करने के लिए ऊर्जा, प्रकाश और दिशाओं का पंचमहाभूतों के साथ योग्य समन्वय होना बहुत जरूरी है। वास्तु में नाभि के छेदन बिंदु को भी अनन्य साधारण महत्व दिया जाता है। नाभ्या आसित अंतरिक्ष, इस सूत्र के अनुसार संपूर्ण आकाश तत्व बदल स्वरूप नाभि के समाविष्ट रहता है। इसका जो बल है वो पूरा नाभि के समाविष्ट रहता है। इसलिए वास्तु में नाभि संस्कार या शंकु स्थापना को भी महत्व दिया जाता है। अब हम प्रकाश और ऊर्जा को विस्तार से देखते हैं। चितिरेव चेतन पदादवरूढ़ा चैत्यम संकोचिनी चित्तम। इसका अर्थ है, जिस प्रकार की ऊर्जा हमारे स्वभावताल में होती है, उसी प्रकार की चेतना का आविष्कार हमारे चित्त में होता है। ऊर्जा या प्रकाश का सीधा संबंध सूर्य से जोड़ा जाता है। सूर्य से अग्नि है, सूर्य से तेज है, सूर्य से धैर्य है और सूर्य से प्राण भी है। सूर्य से प्राण का जो संबंध है, जब हमारे भवन में विपरीत सौर संबंध की बाधा हो जाती है, तब अग्नि, तेज और प्राणिक ऊर्जा का समतोल बिगड़ जाता है और वास्तु में महादोष निर्माण हो जाता है। प्राणिक ऊर्जा का प्रभाव पूर्व और पश्चिम दिशाओं से जुड़ा हुआ है और जैविक ऊर्जा का प्रभाव उत्तर और दक्षिण दिशाओं से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि मुख्य दिशाओं में हमें एक ही ऊर्जा का बल प्रभावशाली मिलेगा, किंतु उपदिशाओं में दोनों ऊर्जा प्रवाहों का बल हमें मिलता है। इसलिए ऊर्जा का मंडलाकार संवहन प्राप्त करने के लिए उपदिशाओं का महत्व अनन्य साधारण है। शिव स्वरोदय में एक सूत्र है, प्रजेत प्राणो विशेष जीव इच्छया कुलील कृति दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्र परपरा। इसका अर्थ है, प्राणिक और जैविक ऊर्जा का जब मंडलाकार स्पंदन साथ साथ चलता है, तब प्राण शक्ति और जीव शक्ति का संगम भवन में स्थैर्य, क्षेम, आयु, मांगल्य और कल्याण प्रदान करता है। वास्तु में जब आकाश और दिशाओं को समझना है और यह जानना अनिवार्य है कि पूर्व दिशा प्राणिक ऊर्जा की उगम दिशा है और पश्चिम दिशा उत्तर दिशा की जैविक ऊर्जा की उगम दिशा है और पश्चिम दिशा अस्त दिशा है और जैविक ऊर्जा की उगम दिशा उत्तर दिशा है और अस्त दिशा दक्षिण दिशा है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें वास्तु में उगम दिशाओं का प्रवाह प्रकट होने को अधिक महत्व देना है और साथ ही यह ध्यान भी रखना है कि अस्त दिशाओं का प्रवाह मर्यादित या न के बराबर हो। उत्तर पूर्व की प्राणिक और जैविक ऊर्जा का समन्वय वास्तु के स्पंदन सुधार कर उसे वैश्विक ऊर्जा से जोड़ता है, जिससे आकाश, प्रकाश और दिशाओं का संगम वास्तु में वास्तव्य करने वालों को सुख शांति प्रदान करता है। अब हम यह जानते हैं कि दिशा और प्रकाश या ऊर्जा के माध्यम से हम दोनों ऊर्जाओं का समन्वय कैसे पा सकते हैं और कैसे अपने भवन के श्वास को वैश्विक श्वास से जोड़कर सुख की अनुभूति पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं दिशाओं के बारे में। जीव सृष्टि निर्माण और संवर्धन में जिन सूर्यदेव का अद्भुत योगदान है, अंधकारमय विश्व को तेज का उपहार देने वाले सूर्य की पूर्व दिशा से हम प्रारंभ करते हैं। निरोगा दानशीला चम विशिष्ट जन सेविता पूर्व प्लवा तुया भूमि शोभना सा प्रकीर्तता। इस सूत्र के अनुसार पूर्व के स्पंदनों से उत्तम आरोग्य, दानशूरता, धन और मान की प्राप्ति होती है। इसी प्राप्ति के लिए पूर्व में विंडोज होना, टेरेस होना लाभदायक होता है। पूर्व दिशा में स्टेयरकेस होने से
विंडोज के ना होने से इस दिशा में आदित्य प्रवाह में बाधा निर्माण होती है। पूर्व में किसी और का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग होने से पूर्व का सूर्य प्रकाश वास्तु से खंडित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर पश्चिम प्रवाही बन जाता है। पूर्व में टॉयलेट होने से पूर्व का अग्नि तत्व दूषित हो जाता है। इनफैक्ट पूर्व में कुआं या बोरवेल होना भी दोष माना जाता है। पूर्व दिशा का संबंध आरोग्य से है, इसलिए रोगग्रस्तता, संस्कारहीनता, निस्संतान या विकलांगान संतान, व्यसनाधीनता, इस प्रकार के दोष दिखाई देते हैं। वास्तुशास्त्र को एक उपाय शास्त्र मानते हुए पूर्व के दोष दूर करने के लिए पूर्व में विंडो लेना, वुडन पैनलिंग करना, मूंगा रत्न और ताम्र धातु की भूमि अंतर्गत स्थापना, मार्बल और स्फटिक की योजना, ताम्र धातु के हिलिक्स की स्थापना की जा सकती है। और स्पंदन सुधारने के लिए हमारी साधना में रीम बीज का जाप और प्राणायाम, कपालभाति, इन यौगिक क्रियाओं को संकलित किया जा सकता है। इससे पूर्व के निर्बल अग्नि में सुधार लाया जाएगा। इसके बाद आती है उत्तर दिशा। उदिचाम पातु कौमारी, कौमारी शिखी वाहना, जैविक ऊर्जा का उगम, चंद्र या इड़ा नाड़ी का स्रोत जिस पर उत्तर दिशा से होता है, उसे सर्व दिशाओं की रानी कहा जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति, मातृत्व, ऐश्वर्य, आनंद का आविष्कार करने वाली यह दिशा जल तत्व को प्रदर्शित करती है। ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक कुंडली में यहाँ पर चतुर्थ स्थान प्रस्थापित है, जिसे सुख स्थान कहा जाता है। इस दिशा में दोष होने से धन हानि, स्त्रियों में अनारोग्य, आरोग्य हानि, घर में संघर्ष, ऐसी समस्याएं आती है। यह दिशा बृहस्पति की प्रबल दिशा होने के कारण यहाँ पर हम पुष्कराज की स्थापना भी कर सकते हैं, वह शुभ परिणाम देगी। उत्तर से नैसर्गिक प्रकाश का आयोजन करना, ग्लास के ब्रिक्स फिक्स करना, स्फटिक, श्वेत मार्बल, चांदी और मोतियों की भूमि अंतर्गत स्थापना करना भी शुभ परिणाम देता है। इसके साथ ही उत्तर में बोरवेल, डिप्रेशन या स्लोप भी अच्छा परिणाम देते हैं। जैविक ऊर्जा की उगम दिशा के बाद हम चलते हैं प्राणिक ऊर्जा की अस्त दिशा, पश्चिम दिशा के पास। पश्चिमें कलहम कुर्याद, इस सूत्र के अनुसार सूर्य की और प्राणिक ऊर्जा की अस्त दिशा पश्चिम दिशा पर शनि का आधिपत्य माना जाता है। इसलिए यहाँ पर सूर्य की निर्बलता और शनिश्चर की सबलता सिद्ध होती है। इस दिशा में दोष होने से डिवोर्स, वैवाहिक जीवन में कलह या वैवाहिक पार्टनर का अकाल मृत्यु, पुत्र हानि, धन हानि, यह परिणाम आते हैं। वायु तत्व की इस दिशा के स्पंदनों को सुधारने के लिए शनि के रत्न नीलम की ब्रॉन्ज हीलिंग्स के साथ भूमि अंतर्गत स्थापना, पिरामिडल छत और पीपल के वृक्ष के बॉन्साई को इस दिशा में लगाकर उपाय योजना की जा सकती है। इंटीरियर में भी हम मैक्सिमम ब्लू कलर के शेड्स को प्राधान्य दे सकते हैं। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्तियों में विरोधी श्वसन क्रिया करके नाभि चक्र को एक्टिवेट करने की बहुत जरूरत होती है और ये बहुत लाभदायक भी सिद्ध हुआ है। ब्लू कलर के बल्ब्स, शैंडेलियर्स, कर्टन्स, इनका डेकोरेशन में उपयोग भी इस दिशा में किया जा सकता है। इसके बाद आती है दक्षिण दिशा। जैविक ऊर्जा की अस्त दिशा, वास्तव में देखा जाए तो हर दिशा का अपना अपना महत्व दिशा है, लेकिन दक्षिण दिशा जो जैविक ऊर्जा की अस्त दिशा मानी जाती है, वो अष्ट दिशाओं में सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह दिशा प्रबल पृथ्वी तत्व दर्शाती है, जिसमें सब विलीन हो जाता है वो पृथ्वी तत्व। दक्षिणे वतु वाराही महिषासना, जीवन का न्याय और धर्म रविपुत्र यमराज के अधिकार कक्ष में है। इसलिए उपरोक्त सूत्र के अनुसार दक्षिण को यम दिशा भी कहा जाता है। योग शास्त्र में यहाँ पर क्रूर, कठिन कर्म, पिंगला नाड़ी का प्रभाव माना जाता है और जहां पिंगला प्रवाहों का प्रभाव पाया जाता है वहां विपदा, विनाश, विकार, विद्रोह प्रकट होकर उग्र रूप लेते हैं। दक्षिण में दोष होने से संघर्ष, अस्थिरता, अकाल मृत्यु, विकृत मनोवृत्ति, ऐसी स्थिति पाई जाती है। इस दिशा में उपाय योजना के लिए
दक्षिण का पृथ्वी तत्व वृद्धिंगत करना सबसे जरूरी है। बहुमे यंत्र की स्थापना, लोहे के हीलक्स की भूमि अंतर्गत स्थापना, फ्लोरिंग 4 इंच बढ़ाकर उसे येलो जैसलमेर से कवर करना, दक्षिण में औदुंबर वृक्ष लगाना, पिरामिडल रूफ लगाना, यह उपाय किए जा सकते हैं। किंतु अति आवश्यक जो है वो है घर के हर सदस्य ने सुदर्शन क्रिया नियमित रूप से करना। शास्त्र शुद्ध पद्धति से सुदर्शन क्रिया कैसे की जाती है, इसका प्रशिक्षण आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षण द्वारा सीखना विशेष फलदायी हो चुका है। वास्तुशास्त्र में उपदिशाओं का भी अनन्य साधारण महत्व है, किंतु उसके बारे में विस्तार से किसी और दिन जानेंगे। समय का ध्यान रखते हुए बस मेरे विषय का सारांश लेती हूँ। आकाश, प्रकाश और दिशाओं का महत्व समझने के साथ ही योग और ज्योतिष, दिशाओं का महत्व समझना और योग और ज्योतिष का वास्तु में जो योगदान है उसे बिना उपाय असंभव है। इन सबको ध्यान में रखकर ही हमें उपाय योजना करनी है। कुंडली भी देखनी है, वास्तु की कुंडली भी बनानी है, योगाभ्यास भी सिखाना है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, अगर इन सब को करना है तो इन सब में वास्तुशास्त्र है कहाँ? इतना ही नहीं, पूर्व संचित पाप पुण्य कर्म साधना सबका लेखा जोखा है। तो फिर वास्तुशास्त्र का क्या योगदान? इस पर मैं बस यही कहूंगी जो मेरे गुरुजी कहते हैं। वास्तुशास्त्र का महत्व हमारे जीवन में केवल एक तुलसी पत्र जितना है। वो तुलसी पत्र जिसका स्थान भगवान श्री कृष्ण के तुला में है, वही स्थान और महत्व हमारे जीवन में है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। शुभम भवतु। धन्यवाद, धन्यवाद भोसले मैम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आकाश तत्व, प्रकाश की ऊर्जा और दिशाओं को विस्तारित किया, महत्व समझाया, साथ साथ उपायों की योजना को भी समझाया। पुनश्च धन्यवाद।